और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट, खबरें रफ्तार से विस्तार से। हाथरस कांड में फोन कॉल रिकॉर्ड से नया मोड़ आ गया है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरोपी संदीप के फोन से पीड़िता के भाई के फोन पर लगातार बातचीत हुई थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक दोनों फोन के बीच 104 कॉल हुई, जिसमें से 62 कॉल आरोपी संदीप के फोन पर आई, जबकि 42 कॉल पीड़िता के भाई के फोन पर। सूत्रों का दावा है कि पीड़िता के भाई का फोन उसकी पत्नी इस्तेमाल करती थी। इसी फोन से पीड़िता और संदीप के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। हाथरस कांड को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया है। एपी सिंह के मुताबिक पीड़िता की हत्या खुद उसके भाई ने की है और इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। एपी सिंह का दावा है कि आरोपियों को साजिशन फंसाया जा रहा है, इसलिए वो ये केस लड़ रहे हैं। एपी सिंह को क्षत्रिय महासभा ने हाथरस केस में आरोपियों का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया है। हाथरस कांड में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई जांच और केस यूपी से ट्रांसफर करने को लेकर दलील दी गई। वहीं योगी सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी देखने को कहा है कि पीड़ित परिवार के पास केस लड़ने के लिए वकील है या नहीं। मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। हाथरस कांड में पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात में किए जाने को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सफाई दी है कि सुबह के वक्त भीड़ जुटने और तनाव फैलने का अंदेशा था। सरकार की ओर से कहा गया कि अगले दिन बाबरी मामले का फैसला भी आना था और दंगा भड़कने की खुफिया जानकारी थी, इसलिए परिवार वालों की इजाजत के बाद रात को ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। हालांकि परिवार का दावा है कि अंतिम संस्कार जबरन करवाया गया था। हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में मेरठ के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। चारों का पीएफआई संगठन से रिश्ता बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से भड़काऊ साहित्य बरामद किया है। इसके पहले यूपी पुलिस ने एक वेबसाइट के जरिए दंगों की साजिश का दावा भी किया है। हाथरस पीड़िता को इंसाफ के नाम पर बनाई गई इस वेबसाइट में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी। हाथरस में हिंसा की साजिश के पहलू पर ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है। हाथरस में साजिश के दावों को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को साजिश दिखती है, लेकिन हमें दर्द दिखता है। वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। उधर एसआईटी ने मामले पर अपनी जांच पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप देगी। ड्रग्स मामले में आज रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। अन्य 3 आरोपियों की जमानत पर भी फैसला होना है। 11 सितंबर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रिया और शौविक समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों में ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत शामिल है। रिया फिलहाल भाईखला जेल में बंद है, जबकि अन्य सभी आरोपी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका और मीतू सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि जो एफआईआर रिया ने उनके खिलाफ दर्ज कराई है उसे खारिज किया जाए। 7 सितंबर को रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। एफआईआर में रिया ने सुशांत की बहनों पर जालसाजी और गलत तरीके से दवाइयां देने का आरोप मढ़ा था। इस मामले में सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे का ऐलान पटना में नीतीश कुमार की मौजूदगी में किया गया। जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो जेडीयू अपने कोटे से देगी। एनडीए के नए पार्टनर बने मुकेश सहनी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी। एनडीए के सीट बंटवारे से एलजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को बार बार अपना सहयोगी बताने वाली लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी का गठबंधन जेडीयू से है और नीतीश के साथ उनके रिश्ते अटूट हैं।
एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को दो लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। एनडीए की सीटों का बंटवारा होते ही नीतीश कुमार ने एलजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने चिराग पासवान के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने जेडीयू पर अपने सहयोगियों की चिंता नहीं करने की बात कही थी। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए पलटवार किया कि रामविलास पासवान राज्यसभा में जेडीयू के सहयोग से ही गए हैं। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे कि रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे, आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। सीटों का बंटवारा होते ही बीजेपी ने पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने जमुई से अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद हरि मांझी बोधगया से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में नीतीश कैबिनेट के 3 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। पहले फेज में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। घोषित उम्मीदवारों में सिंधिया समर्थक सभी नेताओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा उन 3 नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया है जो मार्च में हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। राहुल गांधी पंजाब के बाद अब हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंजाब से हरियाणा में दाखिल हुए। बॉर्डर पर राहुल के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर ड्रामा किया। दरअसल हरियाणा सरकार ने पहले तय किया था कि कांग्रेसियों को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर फैसला बदल दिया। बैरिकेडिंग हटा ली गई और राहुल गांधी को हरियाणा में एंट्री की इजाजत दे दी गई। हरियाणा से पहले राहुल ने पंजाब में ट्रैक्टर रैली की। मंगलवार को राहुल का 3 दिनों का पंजाब दौरा खत्म हो गया। पटियाला के नूरपुर में राहुल गांधी खुद ही ट्रैक्टर चलाते नजर आए। पंजाब में अपनी रैली खत्म करने के बाद उन्होंने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो सिस्टम आपकी रक्षा करता है, जो सिस्टम देश को भोजन देता है, गारंटी करके भोजन देता है, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट, मंडियों का सिस्टम, इसको अब नरेंद्र मोदी नष्ट करने में लगे। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के सिरसा में जमकर कोहराम मचा। प्रदर्शन कर रही किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से किसानों को खदेड़ा। 2 बार किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भी किसान धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामलों का आंकड़ा घटते हुए 12,000 के आसपास आ गया है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में 370 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में करीब 2.5 लाख एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट सुधरते हुए 80% तक आ गई है। पुणे के हालात में काफी सुधार है। 24 घंटे में यहाँ 643 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1 महीने पहले ये आंकड़ा 1,500 के आसपास था। दक्षिण भारत में कोरोना ग्राफ अभी भी चढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से आधे मरीज बेंगलुरु से हैं, जबकि 24 घंटे में 91 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मामले आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामले 6,30,000 के करीब हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच रहा है। केरल में करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 111 स्वास्थ्य कर्मी हैं।
दिल्ली में कोरोना से ठीक होने की दर फिर से बढ़ते हुए 90% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के करीब 2500 मामले सामने आए, जबकि 39 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल मामले 3 लाख के करीब हैं और अब तक करीब 5500 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बारामती में एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दी। 101 साल की हरीबा जगताप कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती हुई थी। मंगलवार को वो स्वस्थ होकर घर लौट आई। परिवार के लोगों ने फूल मालाओं से बुजुर्ग का स्वागत किया। तमाम त्योहारों की तरह दुर्गा पूजा पर भी कोरोना महामारी का असर दिखने लगा है। दुर्गा पंडालों के लिए बनने वाली मूर्तियों के लिए कलाकारों को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। करीब 2 हफ्ते में नवरात्र का त्योहार आने वाला है, लेकिन महामारी के चलते कई तरह की पाबंदियां अभी कायम हैं, जिसकी वजह से इस साल दुर्गा पूजा का भी फीका पड़ना तय है। जम्मू कश्मीर के शॉपिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। मकान में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए गांव के लोगों की भी मदद ली, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। यहाँ बीटा 2 क्षेत्र के P2 बाजार में स्थित इंडियन बैंक में बदमाशों ने धावा बोला। दोपहर में करीब 3 बजे हथियार बंद बदमाश बैंक में घुसे, तमंचा निकाला और गार्ड पर हमला किया। बदमाशों ने कैशियर से 2,15,410 रुपए, जबकि पैसा जमा करने आए एक शख्स से 1,74,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बद्रीनाथ धाम में निर्माणाधीन होटल के 3री मंजिल पर भयानक आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की लपटें किस कदर उठ रही हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त मजदूर काम कर रहे थे। आग लगते ही भगदड़ मची और मजदूरों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इंदौर में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका आरोपी के पिता से मामूली झगड़ा हुआ था। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर चाकू से युवक का कत्ल कर दिया। हत्या के बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि आरोपी का दोस्त अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में 11वीं में पढ़ने वाले किसान के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि किसान के बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, जिसकी वजह से वो परेशान था और इसी के चलते उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार वालों की माने तो नाबालिग लड़का कई दिनों से स्मार्टफोन मांग रहा था, मगर पहले से किसान पर कर्ज और फसल के खराब हो जाने के चलते वो बच्चे को फोन नहीं दिला सके। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के सामुदायिक केंद्र में रिश्वत लेते हुए महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में दिख रहा है कि सामुदायिक केंद्र में महिला डॉक्टर एक महिला की डिलीवरी कराने के लिए 2,000 रुपए की रिश्वत ले रही है। ये वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त ने एक्शन लिया और रिश्वत लेने वाली आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। नहीं, दो मैं स्पष्ट। अरे देखो, आपका इतना बड़ा काम हो गया, आपको बोलना ही नहीं चाहिए भैया। मैडम क्या है कि ज़्यादा हो जाएंगे? क्या के ज़्यादा हो जाएंगे? हो तो जाएगा, हो जाएगा करना है। हाँ, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अमरोहा में भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक अनियंत्रित क्रेन ने एक इनोवा कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतना भयानक था कि इनोवा के परखच्चे उड़ गए। इनोवा में 12 लोग सवार थे। हादसे के शिकार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मगर 2 महिलाओं की स्थिति नाजुक है। शर्मनाक तो ये है कि हादसे के बाद मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से पुलिस ने घायलों को मिनी ट्रक से अस्पताल पहुंचाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमण से जल्द ठीक होने पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण एक गंभीर समस्या है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
राष्ट्रपति ट्रंप और व्हाइट हाउस के हाई सीनियर स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद वाशिंगटन डीसी का स्वास्थ्य विभाग व्हाइट हाउस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस से संपर्क करने की कई कोशिशें हुई पर ठोस जानकारी नहीं मिली। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सीडीसी की नई गाइडलाइंस में लोगों को चेताया गया है कि हवा में देर तक रहने पर भी कोरोना वायरस लोगों को चपेट में ले सकता है। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का भयानक कहर। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,57,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। बात अगर कोरोना संक्रमण से मौत की हो तो पूरी दुनिया में इस भयानक वायरस ने 10,46,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।